इन्वेस्टिगेशन का कि पैंक्रियाटाइटिस है कि नहीं है। अच्छा मुझे आप लोगों ने बताना है कि पैंक्रियाटाइटिस के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है कि कम होता है। शाबाश, ये बताइएगा जी। आपका जो पैंक्रियाटाइटिस होता है उसमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। तो हम एक तरह का सीरम कैल्शियम लेवल चेक करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? सीरम कैल्शियम लेवल, हमें सीरम कैल्शियम लेवल चेक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? हमें अगर पता चलता है कि यार ये पैंक्रियाटाइटिस का मरीज है, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि सीरम कैल्शियम क्या है, हम उसके अंदर सीरम कैल्शियम चेक करवाएंगे। तो सीरम कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा आपका? कम होगा। सीरम कैल्शियम जो होगा वो आपका क्या होगा? एक तरह का कम होगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को दूसरी बात का पता होना चाहिए कि आपका फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये आपकी ब्लड वेसल थी। आपको पता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है ये जनाब आपकी कोलाजन जिसको टूटते हैं, इसके अंदर होती है अल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या होती है आपकी? अल्ब्यूमिन प्रोटीन। जब ब्लड बाहर जा रहा है तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर जा सकती है कि नहीं जा सकती? शाबाश, ये बताइएगा जी। अल्ब्यूमिन प्रोटीन भी बाहर जा सकती है ना, तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन भी बाहर चलेगी। जब आपकी अल्ब्यूमिन प्रोटीन भी बाहर चलेगी तो आपके ब्लड के अंदर अल्ब्यूमिन ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो गई अल्ब्यूमिन। तो सीरम अल्ब्यूमिन लो। हम क्या देखेंगे? सीरम अल्ब्यूमिन क्या देखेंगे? एक तरह का लो देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आता है और जिसके अंदर 90% बच्चे जो होते हैं वो जनाब मार खा जाते हैं और जनाब उनका वो आंसर गलत हो जाता है। अगर पूछा जाए कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट बेस्ट इनिशियल टेस्ट, कभी भी क्वेश्चन के अंदर पूछा है बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर पैंक्रियाटाइटिस, आपने कहना सीरम अमाइलेज। आपने क्या कहना? एक तरह का सीरम अमाइलेज। ये एक एमसीक्यू है बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए बेस्ट, मतलब कि बेस्ट सीरम टेस्ट, अगर पूछा बेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट या बेस्ट सीरम स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक हो गया। आपने कहना है सीरम लाइपेज। क्या कहना है? एक तरह का लाइपेज। अगर पूछा जाए ना कि हाँ जी जनाब सबसे पहले हमें टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, आपने कहना सीरम अमाइलेज। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है सीरम, आपने कहना सीरम लाइपेज। अगर पूछा जाए कि बेस्ट सेंसिटिव टेस्ट, बेस्ट सेंसिटिव टेस्ट, फिर भी आपने कहना सीरम अमाइलेज। फिर भी आपने क्या कहना? सीरम अमाइलेज ही कहना। ठीक है। ये दो तीन चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब फिर भी हम क्या कहेंगे कि एक तरह का सीरम अमाइलेज ही कहेंगे। अच्छा मुझे आप लोग बताओ कि इसके अंदर हमें एक्सरे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? मतलब कि पैंक्रियाटाइटिस का और यहाँ पर हम एक्सरे करवाते फिर ये कोई बात करने वाली है? हमें एक्सरे करवाना चाहिए, टेटनी के लिए नहीं। एक्सरे टेटनी के लिए कहाँ से? हमें एक्सरे करवाना चाहिए क्योंकि भाईजान प्लूरल एफ्यूजन हुई पड़ी थी। प्लूरल एफ्यूजन हमने पढ़ी थी किसी जगह पर, इसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन होती है, तो एक्सरे तो करवाएंगे हम। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए ना मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट फॉर सीटी स्कैन, आपने कहना है मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट फॉर सीटी स्कैन, सॉरी फॉर एक्स पैंक्रियाटाइटिस, आपने कहना सीटी स्कैन। अब मेरी बात को गौर कर लीजिएगा। ये इतनी जो बात है ना, ये जो मैंने इतना लिख दिया है, इसके अंदर 1 से 2 नंबर का एमसीक्यूज लाजमी आता है। ये आज लिख लें और लिख लीजिएगा कि पीएमसी के अंदर इंशाल्लाह एमसीक्यूज आना है। ये लाजमी 1 से 2 नंबर का एमसीक्यूज, ये इन बातों में से आएगा। ये जो अभी मैंने बातें लिखवाई है ना, इन बातों में से लाजमी कोई ना कोई एक एमसीक्यूज लाजमी आता है। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है? सीरम अमाइलेज। बेस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है? आपने कहना सीरम अमाइलेज। बेस्ट सीरम टेस्ट कौन सा है? आपने कहना सीरम लाइपेज। बेस्ट डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा है? आपने कहना सीटी स्कैन। एक्सरे क्यों करवाना है? प्लूरल एफ्यूजन के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और सीरम कैल्शियम का लेवल क्या होगा? एक तरह का कम होगा। ठीक हो गया। अब हम एक क्राइटेरिया पढ़ने लगे हैं, और सॉरी हमें फॉर एग्जांपल हम एक क्राइटेरिया पढ़ने लगे हैं। उस क्राइटेरिया का नाम होता है जनाब आपका, आपने कहना है कि जो क्राइटेरिया है, और हाँ अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर फॉर एग्जांपल, बल्कि आप लोगों ने मुझे बताते जाना है। ठीक हो गया। एक बंदा है पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट, पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है। ठीक होगा जी, पैंक्रियाटाइटिस उसको हुआ था बेचारे को। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि इस बंदे के अंदर शौक हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइएगा। भाई सिंपल सी बात है, शौक हो सकता है क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो गया, शौक तो होगा। आपने कहना शौक हो सकता है। आपने मुझे ये बताना है कि फॉर एग्जांपल जब उसके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? लंग्स उसके इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। जब उसके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इसको हम कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपकी प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। जब आपकी प्लूरल एफ्यूजन होती है तो अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, एआरडीएस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब दूसरा इसके अंदर पता है क्या होता है? देखें, पेंक्रियाज का सही तरह काम करेगा।
जो पैंक्रियाज है वो सही तरह काम करेगा? जब पैंक्रियाटाइटिस हो गई है, पैंक्रियाज तो सही तरह काम नहीं करेगा। जब पैंक्रियाज सही तरह काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से मुझे ये बताएं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी? इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी सही तरह? आपकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैदा होगा? इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई। जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो इंसुलिन का काम क्या होता था? इंसुलिन का काम ये होता था कि ये ब्लड है, ये क्या आपका ब्लड है, ठीक हो गया, ये आपके सेल हैं। इंसुलिन का काम ये होता था कि खुराक को सेल के अंदर लेकर जाना, खुराक को, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाना। अब इंसुलिन तो है नहीं, ठीक हो गया। जब इंसुलिन नहीं है तो जो ग्लूकोज होगी वो सेल के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहेगी। जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रहेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जनाब आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। अब एक बंदा समझे कि यार पैंक्रियाटाइटिस से कैसे डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो कि कैसे डायबिटीज मेलाइटस होती है? ओके जी, क्लियर हो गया तो शाबाश। अब देखें, उसके बाद मतलब कि हमने ये सारी सारी बातें लिख ली होंगी आप लोगों ने, अब मैं उधर तो जाने नहीं लगा। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपोअल्ब्यूमिन हो सकता है, क्योंकि अल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया। हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया, ओहो क्या हो गया, एक तरह का हाइपोअल्ब्यूमिन ईमिया, यानी कि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है? और इसकी वजह से होता है टेटनी। टेटनी हो सकता है भाई, कैल्शियम का लेवल कम है, वही बातें। उसकी वजह से असाइटस हो सकता है। आपने क्लिनिक में जाना कभी हुआ हो आपका? मतलब कि जब हम उधर होते हैं तो आप लोग अक्सर देखोगे कि यहाँ पर जो जो जिस बंदे को पैंक्रियाटाइटिस होगा ना, उसका फॉर एग्जांपल ये जो फीमेल होगी ना, उस फीमेल का जो पेट साफ होगा वो काफी ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हुआ होगा, वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हुआ होगा। और जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाए आपके एब्डोमिनल कैविटी में, उसको हम कहते होते हैं साइटस। और आपको पता है कि होता है फ्लूइड इकट्ठा, मैंने कहा था पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, पेरिटोनियल कैविटी में होता है, इन सब में होता है। तो सिंपल सी बातें होता है, ठीक है, आप लोगों ने आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं कि एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाटाइटिस अक्यूट है तो वो अक्यूट क्रोनिक में चेंज हो सकता है। अगर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है तो वो पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। किसके अंदर? पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। अब किसी बच्चे को समझ ना आई हो कॉम्प्लिकेशन की, तो वो बंदा पूछ सकता है कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी है? शॉक हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर हो सकती है, हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है, टेटनी हो सकता है, असाइटस हो सकता है। उसके बाद जनाब आपका अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्रोनिक में चेंज, और क्रोनिक जो होगी वो जनाब किस में चेंज हो सकती है? पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो बंदा पूछ सकता है, एनीवन, शाबाश। यहाँ तक किसी ऐसे बच्चे को समझ ना आई हो बंदा पूछ सकता है जी। अच्छा जी, तो रॉनसन क्राइटेरिया क्या होता है? इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑन एडमिशन ऑन विद इन 48 आवर्स। ऑन एडमिशन में हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं? हमने देखना होता है गा ला, गा जी ग्लूकोज, ए एज, एल से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ए से आपका ए एस टी, और डब्ल्यू से डब्ल्यू बी सी, ठीक है। यहाँ इसके अंदर आपने चीजें कौन सी देखनी है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट आता है, हम पूछते हैं कि भाईजान आपकी उम्र कितनी है? वो कहता है कि मेरी उम्र 55 साल से ज्यादा है। 55 ईयर से ज्यादा मतलब कि वो कहता है कि मेरी उम्र 57 ईयर्स है, 58 है, 59 है, 60 है, वो इतना कहता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम उसकी ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, उसकी ग्लूकोज भी 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा उसकी ग्लूकोज है, ठीक हो गया। उसकी ग्लूकोज भी 200 से ज्यादा है। उसके बाद हम उसका एलडीएच लेवल चेक करते हैं, और उसका जो एलडीएच लेवल है वो भी जनाब बढ़ा हुआ है। एलडीएच कितना बढ़ा हुआ है? उसका एलडीएच तकरीबन 350 से ज्यादा है। फिर हम उसका एएसटी चेक करते हैं, और एएसटी उसका 250 से ज्यादा है। इसके बाद हम उसके डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं, डब्ल्यूबीसी उसके 16,000 है तकरीबन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने देखा उसकी जो एज है वो 55 ईयर से ज्यादा है। हमने देखा कि हाँ जी जनाब उसका जो ग्लूकोज है वो 200 से ज्यादा है, यानी कि ग्लूकोज उसकी हमने चेक की वो 200 से ज्यादा थी। हमने देखा कि एलडीएच का लेवल कितना है, एलडीएच का जो लेवल था वो उसका 350 से ज्यादा था। एएसटी का लेवल चेक किया वो 250 से ज्यादा था। डब्ल्यूबीसी का लेवल चेक किया वो 16,000 से ज्यादा था, ठीक हो गया। मतलब ये चीजें हमने एडमिशन के अंदर देख ली। फिर हमने विद इन 48 आवर्स उसको चेक किया,
विद इन 48 आवर्स, मतलब कि वो पेशेंट को हमने अपने पास रख लिया और उसको जनाब हमने आईसीयू के अंदर रखा हुआ है, ठीक हो गया, क्योंकि उसको बचने का कोई और चांस नहीं होता। उसका हमने कैल्शियम का लेवल चेक किया, अगर तो विद इन 48 आवर्स उसका कैल्शियम का लेवल 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, नंबर वन। अगर तो उसका हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट का मतलब ये होता है कि जनाब आपका एक तरह का आरबीसी, आप सिंपल कह लें कि आपकी आरबीसी, ठीक हो गया, आरबीसी यानी कि हिमेटोक्रिट का जो लेवल है वो भी कम हो, हिमेटोक्रिट का लेवल भी कम हो। उसके बाद हम देखें कि उसका जनाब जो ऑक्सीजन है वो 60 से कम है, 60 mmHg से कम है, उसकी ऑक्सीजन कितनी, 60 से कम है। उसके बाद हम देखें कि यार उसका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो जनाब आपका क्या एक तरह का 5 से ज्यादा है ये रट्टा, क्योंकि इसके अंदर अब मैं समझाने से तो रहा कि हाँ जी जनाब आप इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहे कि हाँ जी जनाब उसका जो फ्लूइड अकामुलेशन है वो 6 लीटर से ज्यादा उसकी बॉडी में है, और उसके बाद बेस डेफिसिट, बेस डेफिसिट 4 से ज्यादा है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, सी, यानी कि उसका गाला था सी होप्स, कैसे आपने याद करना है, सी होप्स, ठीक है। कैसे, एच सी से कैल्शियम, एच से हिमेटोक्रिट, ओ से ऑक्सीजन, उसके बाद जनाब बी से बी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये वाला बी से बेस, ठीक हो गया। और उसके बाद मतलब के ये और फ्लूइड से, यानी कि एस यहाँ पर आएगा, एस से फ्लूइड से आपका क्या होगा एक तरह का, यहाँ पर आपने कहना है फ्लूइड इकट्ठा हुआ, सिक्विस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इसको हम कहते होते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या, रानसन बंदा जो था ना उसने पता क्या कहा, जो रानसन बंदा था उसने ये कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बंदा आता है ना एडमिशन के टाइम, इन सब में से कोई कुछ हमें मिलते हैं उसके पॉइंट, और इनमें से भी कुछ पॉइंट हमें मिलते हैं, और जनाब हम उस बंदे में देखते हैं कि इन सब में से ऑन एडमिशन और 48 आवर्स के अंदर उसके अंदर 3 से 4 साइन पॉजिटिव है। कितने साइन, 3 से 4 साइन उसके अंदर पॉजिटिव है। मतलब कि हमारे पास बंदा आया, उसके उसकी उम्र हमने पूछी, उसने कहा कि मेरी उम्र भाईजान 60 ईयर्स है, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया कि हमने जनाब उसका ग्लूकोज का लेवल चेक किया, उसने कहा कि 200 से ज्यादा उसकी मिल रही, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इधर हम 48 आवर्स के अंदर देखते हैं तो उसका जो कैल्शियम का लेवल कम था, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। इन सब में से हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता, 4 हो गए। उसने कहा अगर इन सब में से 3 से 4 पॉइंट पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि बंदा जो होगा ना उसके मरने के चांसेस हैं 20% है। कितने परसेंट चांसेस है उसके, 20% चांसेस है, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 से 4% साइन है। फिर उसने कहा कि अगर 5 to 6 साइन पॉजिटिव है, 5 to 6 साइन का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ग्लूकोज भी है, एजी भी है, एलडीएच भी है, एएसटी भी है, यहाँ से भी कुछ है, यहाँ से भी कुछ है, 5 to 6 साइन है, तो उसके मरने के जो चांसेस हैं वो है 40%। कितने उसके, 40% है। फिर उसने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 7 से ज्यादा है, ये जो सारे साइंस बताए हो 7 से ज्यादा है, फिर तो वो मरेगा ही मरेगा, 100% मरेगा, ठीक होगा। जो रॉनसन क्राइटेरिया वो क्या है, आपने देखना है, ये रट्टा लगाना है। पता है कैसे क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहते हैं एक पेशेंट है ऑन एडमिशन जो है उसकी जनाब एज जो थी वो 65 थी, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब उसका एएसटी का लेवल 250 से ज्यादा था, दो चीजें यहाँ पर मिल गई। फिर वो कहते हैं कि जब ऑन एडमिशन 48 आवर्स के बाद जब उसका लेवल चेक किया तो उसका कैल्शियम का लेवल कम था, 3 चीजें हो गई। फिर वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब ऑक्सीजन का लेवल भी कम था, 4 चीजें होगी। वो कहते हैं हाँ जी जनाब अकॉर्डिंग टू ट्रांसन क्राइटेरिया जो बंदे के मरने के चांसेस है वो कितने, आपने कहना ये 3 to 4 साइंस के दरमियान आ रहा है, 20% बंदे के मरने के चांसेस है, ठीक हो गया। अगर वो 5 to 6 के दरमियान साइन आ जाए, आपने कहना 40% बंदा मरेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 7 से ज्यादा है, आपने कहना 100% बंदा टपकेगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस बात की समझ नहीं है, बाकी ये आपने लगाना है रट्टा भाई। सोर्सेज मैंने बता दी, आपको पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि आपका ये इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब आगे, थोड़ा सा रह गया इसका ट्रीटमेंट, बाकी सारा कुछ हो गया, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं मतलब डिटेल के अंदर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आप में से उनकी बेसिक भी नहीं उस तरह स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से मजबूरन बिल्कुल समझा के आराम आराम से करना पड़ रहा है, तो ये इशू है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं आगे क्या, आगे आता है ट्रीटमेंट। आपका लास्ट पॉइंट आ गया कि ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा किसी ने पेंक्रियाटाइटिस का कोई पेशेंट देखा हो घर के अंदर या किसी जगह पर, कभी देखा है आप लोगों ने पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट? सबसे पहले तो पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को कहते हैं भाईजान खाना पीना नहीं है तुमने, अगर उसका बहुत सीवियर वाली हालत हो नील पर ओरल कर देना, आपने कहना भाई खाना पीना तेरा बंद है, ठीक हो गया। और फैटी फूड तो बिल्कुल नहीं खिलानी उसको, कोई भी फैट वाली फूड नहीं आपने खिलानी। ये नहीं है कि हाँ जी जनाब बंदे को पेंक्रियाटाइटिस हो रहा, वो कहे आज जनाब जनाब भट्ट साहब चौधरी साहब राय साहब जो है वो जनाब
आज जो है ना, आज तो वो मटन पेलेगा, ठीक हो गया, ऐसा हिसाब नहीं करना, ना मटन खाना है, ऐसा हिसाब तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके लिए हराम हो गया मटन, ठीक हो गया, मटन शटन ऐसी कोई चीजें नहीं करनी। तो आपने क्या कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन सारी चीजों के साथ आपके पास बंदा आता है ना, सबसे पहले उसको नील पर ओरल कर देना, उसको कुछ भी नहीं देना। तो फिर देना क्या है, जब तक वो हॉस्पिटल के अंदर है इंट्रावेनस फ्लूइड्स दें भाईजान उसको। उसके बाद क्या है, उसको आईसीयू में डाल दो, ठीक हो गया, क्योंकि उसके बचने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद और क्या होगा, अच्छा हम ट्रीटमेंट में एल्ब्यूमिन देंगे कि नहीं देंगे, मुझे ये बता दें। अब आगे से बच्चे ने सुना होगा ना सही, उसको सही तरह आता होगा, हम ट्रीटमेंट के अंदर एल्ब्यूमिन देंगे कि नहीं देंगे, बताएं बताएं बताएं, ट्रीटमेंट के अंदर। शाबाश। तो भाईजान एल्ब्यूमिन आपने देनी है, क्योंकि बंदे के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम था, उसकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन थोड़ी थी, ठीक हो गया। उसके बाद हम जनाब एक तरह का फॉर एग्जांपल इंसुलिन देंगे कि नहीं देंगे, इंसुलिन, इंसुलिन देंगे, क्यों, क्योंकि बंदे को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो चुकी थी, इंसुलिन भी देंगे, ठीक हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो चुकी थी ना, टाइप 2, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक तरह की जिस मेडिसिन की वजह से जनाब जिन मेडिसिन की वजह से जनाब आप लोगों का हुआ था कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा था, हम वो मेडिसिन देंगे, हम वो मेडिसिन नहीं देंगे, हम मेडिसिन के लेवल को कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल थायराइड डायरेटिक्स हम नहीं देंगे, हम कहेंगे भाईजान ये मेडिसिन ना हो, तो ये मेडिसिन देने की वजह से ये हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ गया, आगे क्या होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पेन किलर देंगे यार, एनाल्जेसिक का बंदा, ये बंदा बहुत पेन से मरता है बेचारा, पेन से मरना, इतनी इसको पेन होती है कि हम सीलियक नर्व जो होती है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं, इतना हिसाब लगा लें, इस बेचारे की इतनी बुरी हालत हो जाती है, अल्लाह बचाए किसी को, इतनी ज्यादा सीलियक नर्व ही ब्लॉक करनी पड़ जाती है हमको, एनाल्जेसिक देंगे, सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये हम काम करते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये था जनाब आप लोगों का सारे का सारा पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का मतलब के पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसमें बाकी और कोई चीज नहीं होती, ये नहीं है कि हाँ जी जनाब, मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्रीटमेंट में आप उसको कोई चीज नहीं खिलाते, आप उसको कहते हैं भाई फ्लूइड्स पे आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ हम उसको कहते हैं कि हिफाजत में रहो, कोई फैटी फूड नहीं आपने खानी, ठीक है, क्योंकि फैटी फूड जितनी खाओगे इंजाइम ज्यादा रिलीज होंगे, ओके। उसके बाद हम उसको कहेंगे कि हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम जनाब एक तरह का अल्ब्यूमिन दे देंगे, उसको इंसुलिन दे देंगे, कुछ भी नहीं देते, कुछ भी हम नहीं देते होते, ठीक हो गया। प्रोटियोलाइटिक का सीन नहीं है, वो टेंशन ना लो, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रोटेक्टिव इस्तेमाल करते होते हैं, बाकी इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। नील प्रोलर करके इंट्रावेनस फ्लूइड्स करके आईसीयू में डाल के एल्ब्यूमिन आपने देनी है, ठीक हो गया। इंसुलिन आप दे सकते हो, आप ऑक्सीजन दे सकते हो, क्योंकि आईसीयू में आप जनाब एक तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो, आप पेन किलर इस्तेमाल कर सकते हो, आप सीलियक नर्व को ब्लॉक कर सकते हो, बाकी इसके अंदर कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि हाँ जी जनाब हम ठीक कर सकें, ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं, ये जनाब आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस थी। आज हुआ जनाब आपका पैंक्रियाटाइटिस का टॉपिक, कल इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम जो नेक्स्ट आप आगे आपका कंटिन्यू करेंगे।